सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमारा हरियाणा की आर्थिक समीक्षा में सेकंड टॉपिक है लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण और वित्तीय समावेश और आबकारी एवं कराधान। हरियाणा राज्य राजकोषीय सुधार करने और अपना राजकोषीय प्रबंधन करने के हिसाब से देश में प्रथम स्थान पर है। यानी कि हरियाणा का जो प्रथम स्थान है किसमें है, वह है राजकोषीय सुधार करने में और राजकोषीय प्रबंधन करने में पूरे भारत में पहले स्थान पर है। लोक वित्त का संबंध सरकार द्वारा उन लोगों से कर संग्रहण करना है जो सार्वजनिक माल के उपयोग का लाभ लेते हैं और उस संग्रहण के लिए किए गए कर का सार्वजनिक माल के निर्माण व वितरण की दिशा में प्रयोग करते हैं। संसाधन निर्माण, संसाधन वितरण एवं व्यय प्रबंधन लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के आवश्यक घटक है। लोक वित्त के दायरे में नामक 3 घटक सम्मिलित होते हैं। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। ये 3 घटक कौन कौन से हैं? पहला घटक है संसाधनों का कुशल वितरण होना चाहिए। दूसरा घटक है आय का समान वितरण होना चाहिए, आय का वितरण। तीसरा है समष्टि अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोक वित्त आयोग के दायरे में कौन कौन से 3 घटक आते हैं। तो 3 घटक कौन से हैं? संसाधनों का कुशल वितरण, आय का वितरण और समष्टि अर्थव्यवस्था का वितरण। अब हम बात करें तो राजकोषीय घाटे के बारे में। ये क्वेश्चन मेन है हमारा। 2021-22 में राजकोषीय जो घाटा रहा था, राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.99% रखने में सक्षम रहा था। यानी कि 2021-22 में जो राजकोषीय जो घाटा था हरियाणा का, वो 2.99% रहा था, जबकि कितना निर्धारित किया गया था? 4% निर्धारित किया गया था, उससे काफ़ी कम रहा था। अब बात करें हम 2022-23 की। 2022-23 में जो है बजट के अनुसार, 2022-23 में बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.98% तक अनुमानित किया गया है, जो केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत आता है। यानी कि अब हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो कितना निर्धारित किया गया है? 2.98% रहने का अनुमान लगाया गया है। अब हमें देखना है कि 2022-23 में बजट के अनुमान के अनुसार हरियाणा सरकार का व्यय जो है वो कितना है? हरियाणा सरकार का जो व्यय है वो 1,16,198.16 करोड़ है। ये जो है व्यय निर्धारित किया गया है और इसके विरुद्ध राजस्व प्राप्ति कितनी होने का अनुमान है? तो 1,06,424.70 करोड़ रुपए जो है वो रहने का अनुमान है। तो ये हमारा बजट का जो है वो निर्धारण किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सितंबर 2022 तक एक लक्ष्य रखा था, यानी कि 455 करोड़ रुपए का जो है वो लक्ष्य रखा था कि हम इतने रुपए का ऋण प्रदान करेंगे लोगों को, जबकि दिया कितना? 81 करोड़। यानी कि लक्ष्य का केवल 18% ही जो है वो ये प्राप्त कर पाए। यानी कि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सितंबर 2022 तक लक्ष्य रखा था कि हम 455 करोड़ रुपए का जो है वो ऋण प्रदान करेंगे, लेकिन इनके द्वारा जो ऋण प्रदान किया गया वो सिर्फ कितना किया गया? 81 करोड़ रुपए का। यानी कि जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसका केवल 18% ही जो है वो ये प्राप्त कर पाए थे। अब हम बात करें हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। यानी कि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 को बना था। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे। कितनी शाखाएं थी? इसमें केवल 7 थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है? 71 हो गई है। बना था उस समय इसमें 7 थी, अब कितनी शाखाएं हो गई इसकी? 71 हो गई है। 2008 में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को 19 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों में सम्मिलित कर लिया गया था। तहसील और उप तहसील स्तर पर कार्यरत सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं विकास बैंक इन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की शाखाओं के रूप में काम करते हैं।
तो हमें ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 1966 को हुई। उस समय इसकी शाखाएं 7 थी और अब बढ़कर कितनी हो गई है, 71 हो गई है। बस मेन ये ध्यान रखना है। अब है आबकारी एवं कराधान, ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। आबकारी एवं कराधान, आबकारी एवं कराधान विभाग राज्य का प्रमुख राजस्व सर्जन विभाग है, यानी कि सबसे मेन विभाग यही है। वस्तु एवं सेवा यानी कि जीएसटी पर अधिनियम राज्य ने 1 जुलाई 2017 को लागू किया, यानी कि जीएसटी जो है वो हरियाणा में कब शुरू हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 को शुरू हुई थी। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला हरियाणा देश का क्या है, अग्रणी राज्य है, अग्रणी राज्य रहा है। वस्तु एवं सेवा कर के राष्ट्रीय संग्रहण समग्र संग्रहण में हरियाणा का योगदान लगभग 6% है, यानी कि आबकारी एवं कराधान का जो है वो हरियाणा का जो है जीएसटी में जो है वो कुल कितना योगदान रहता है, तो वो 6% योगदान रहता है भारत की जीएसटी में हरियाणा का। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कितना योगदान जो है वो हरियाणा का रहता है। अब कुछ जो इंडिया की जो स्कीम है और जो हरियाणा में मेन मानी जाती है और जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली है स्टैंड अप इंडिया, यह योजना कब शुरू की गई, तो अप्रैल 2016 में यह योजना जो है वो शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को उद्यम स्थापना के लिए यानी कि उद्योग स्थापना करने के लिए ऋण देने और व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना था। समय समय पर जो है वो व्यापार करने के लिए भी जो है वो आवश्यक जो है वो ऋण उपलब्ध करवाना था। ये किसका उद्देश्य था, तो स्टैंड अप इंडिया। आपको ध्यान रखना है एक तो शुरू कब हुई, तो अप्रैल 2016 में। इसके द्वारा किस किस को जो है वो ऋण प्रदान किया जाता है, तो अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और महिलाओं को जो है वो इसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ये 3 पॉइंट हमें ध्यान में रखने इसमें। अब इसके बाद है हमारा कि इससे जो सहायता प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने का भी इसमें योगदान रखता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक बैंक की हर शाखा द्वारा कम से कम एक ऋण 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक प्रत्येक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को दिया जाता है। यानी कि स्टैंड अप इंडिया के दौरान जो है वो कितना ऋण प्रदान किया जाता है, 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है वो प्रदान किया जाता है। तो ये हमें इसमें ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, अभी जो सीटी मेंस हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि है जो योजना है वो कब शुरू हुई थी, तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को शुरुआत की गई थी। राज्य में सितंबर 2022 तक इसमें 88.83 लाख बैंक खाते खोले गए और 71.71 लाख रुपए कार्ड जारी किए गए। रुपए कार्ड जो है वो इतने जारी किए गए और इतने जो है वो खाते खोले गए। ये आंकड़े भी हो सकता है पूछ लिए जाए, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है इनको हमें। इसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सूक्ष्म इकाई एवं विकास पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के छोटे सूक्ष्म उद्योगों को उधार देने के कारोबार में लगे हुए वित्तीय मध्यस्थों जैसे बैंक है, एनबीएफसी है और एमएफआई इत्यादि को विकसित और पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि मुद्रा योजना जो है वो कब शुरू की गई थी, तो 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। बस इसकी डेट ही हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो 9 मई 2015 को शुरू की गई और इसके तहत कितने रुपए का बीमा किया जाता है, 2 लाख रुपए का बीमा किया जाता है। शुरू की गई थी 9 मई 2015 को, 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। किस आयु समूह के लिए है, तो 18 से 70 वर्ष के लिए जो है वो आयु समूह के लिए जो है वो ये योजना है, जिसमें वार्षिक प्रीमियम जो है वो कितना है, 12 रुपये की बजाय अब कितना कर दिया गया है, 20 रुपये कर दिया गया। यानी कि जब शुरू हुई थी 9 मई 2015 को, तब इसमें प्रीमियम जो था वो 12 रुपये था, लेकिन अब बढ़ाकर इसे कितना कर दिया गया है, 20 रुपये कर दिया गया है। तो ये हमें ध्यान में रखने हैं ये पॉइंट। इसके बाद अगली जो योजना है वो है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, इसमें गरीब मजदूरों की बुढ़ापा आय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें सेवा निवृत्ति तक बचत करने में सक्षम करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1 जून 2015 को
शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की जो है वो शुरुआत की गई 1 जून 2015 को। किस आयु वर्ग के लिए है? तो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लिए है, निर्धारित की गई है। अटल पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक मासिक पेंशन की गारंटी जो है वो प्रदान की जाती है। इसका प्रीमियम भी जो है वो अलग अलग है। 42 रुपये से लेकर 210 रुपये तक जो है वो इसमें मासिक प्रीमियम जो है वो अदा किया जाता है, यानी कि पैसे भरने पड़ते हैं इतने। अब इसके बाद है हमारा कि स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान। इसमें हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है 17 जो सतत विकास लक्ष्यों का जो विकास लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं उनके आधार पर जो है वो इसका विकास करना है। तो ये 17 जो सतत विकास लक्ष्य है उसके आधार पर यह योजना काम करेगी। कौन सी योजना? स्वर्ण जयंती विकास योजना। हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान इसके तहत काम करता है। अब मेन है हमारा कि आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, कब चलाया गया? तो यह जनवरी 2018 में शुरू हुआ था। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जिसका उद्देश्य मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, जीवन स्तर में सुधार आदि के लिए भारत के 115 पिछड़े जिलों को शामिल किया गया। पूरे भारत में जो है वो पूरे भारत में कितने ज़िले जो है वो निर्धारित किए गए हैं? तो 115 जो है वो पिछड़े ज़िले निर्धारित किए गए हैं। और भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 12% है। को तेज़ी से बदलना और उनका उत्थान करना, हरियाणा राज्य का इसमें कौन सा ज़िला शामिल किया गया है? नूंह यानी कि मेवात इस आकांक्षी ज़िलों में जो है वो शामिल किया गया है। अब हम बात करें इसमें जो है वो इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं जल संस्थान, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे से संबंधित 6 प्राथमिक क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, यानी कि इनके ऊपर जो है वो सुधार किया जाएगा। मार्च 2018 में जारी बेसलाइन रैंकिंग के अनुसार भारत के इन आकांक्षी जिलों में हरियाणा नूंह जिला जो है वो सबसे निचले स्थान पर था। यानी कि 2018 में जब इसको शामिल किया गया था हरियाणा के नूंह जिले को, तो यह सबसे निचले पायदान पर था। नूंह जिले ने जनवरी 2019 में समग्र रैंक तीसरा, यानी कि 2019 में इसका तीसरा, और वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में पहला रैंक जो है वो हासिल किया था। समग्र जो रैंक था उसमें इसका तीसरा स्थान आया, लेकिन वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में इसका जो है वो पहला स्थान आया था। दिसंबर 2021 में नूंह ने समग्र स्थान में चौथा स्थान प्राप्त किया और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला रैंक हासिल किया था। ये पूरे देश में है। हाल ही में दिसंबर 2022 में नूंह जो जिला है ने लाइफ टाइम प्रथम ओवरऑल रैंक की प्राप्ति की है और स्वास्थ्य और पोषण में प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त किया है। तो ये भी हमें आंकड़े जो है वो थोड़े से ध्यान में रखने हैं कि नूंह का जो है वो कौन सा स्थान रहा है, तो लगभग जो है वो इसका प्रथम स्थान रहा है। नूंह जिले ने मार्च 2018 में समग्र रूप से 27% और स्वास्थ्य और पोषण में 19%, कृषि और जल संसाधन में 15% और शिक्षा में 45%, वित्तीय समावेशन जो है वो में 34%, कौशल विकास और मूलभूत बुनियादी ढांचे में 19% उल्लेखनीय सुधार जो है वो इसमें किया है। नीति आयोग द्वारा अनुमानित परियोजनाओं में मेवात जिले को 2019 में वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में जो है वो प्रथम रैंक और जनवरी 2020 में मूलभूत बुनियादी ढांचे में अच्छा रैंक हासिल करने के उपरांत 4.51 करोड़ रुपए की राशि जून 2021 में स्वस्थ मेवात के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में सुविधाओं को बढ़ाने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए और 1.49 करोड़ रुपए खुशहाल मेवात के तहत उप केंद्रों में बिजली और चिकित्सा की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वीकृत किए गए। जिला नूंह को नीति आयोग ने जून 2021 में कौशल विकास के तहत भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की सुविधा के लिए 25.90 लाख रुपए और फरवरी 2021 में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा रैंक हासिल करने के लिए शिक्षा के तहत स्मार्ट कक्षाओं के लिए 2.74 करोड़ रुपए जो है वो राशि प्रदान की गई। तो ये आंकड़े थोड़े से हमें ध्यान में रखने, हो सकता है एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में ये पूछे जा सकें। तो जिला नूंह ने दिसंबर 2021 और फरवरी 2022 और मार्च 2000
22 में चौथी, नौवीं और तीसरी रैंक हासिल करने के लिए भारत सरकार ने क्रमशः 2 करोड़ और 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन जो है वो प्राप्त करने का पात्र प्राप्त हुआ। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक।